अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः आषाढ शुद्ध तृतीया दिनांक 21 जून 2023 योग दिनम शंखं मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनं कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासो यदुक्तवान् तद् अहमत्र वक्ष्ये उद्दिष्टमायुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम् आतुरे रोगमुक्तिश्च द्वयमेतत् प्रयुज्यते योगशास्त्रेऽधुना किन्तु न तत्तस्य प्रयोजनं द्वयोर्मोक्षप्राप्तिः स्यात् योगो मोक्षप्रवर्तकः स्वास्थ्यं च रोगमुक्तिश्च मोक्षप्राप्तिस्तथैव च सम्यगध्ययनेनैव आयुर्योगस्य तद्भवेत्। ओम शांति शांति शांति। प्रथमोऽध्यायः समाधिपादः। अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपे अवस्थानं वृत्तिसारूप्यपितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययमिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्यालम्बना वृत्तिर्निद्रा अनुभूतविषया सम्प्रमोषः स्मृतिः अभ्यासवैराग्याभ्यान्तन्निरोधः तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः ततो दीर्घकालनैरन्तर्य सत्कारा सेवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यं तत्परं पुरुषख्यातिर्गुणवैतृष्ण्यं वितर्कविचारानन्दास्मिता रूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः बहुप्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानां श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानाम् आसन्नः मृदमध्यादिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानात् वा क्लेशकर्म विपाकाशैरपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सार्वज्ञबीजं स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनं ततः प्रत्यक्केतनादेकमोऽप्यन्तराया भावश्च व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्याविवृत्तिभ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्त्य दुःखदौर्मनस्याङ्गमे जयत्वश्वासप्रश्वासा विक्षेपसह भुवः तत्प्रतिष्ठितार्थमेकतत्त्वाभ्यासा मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनं प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्नां मनसस्थितिनिबन्धिनी विशोका वा ज्योतिष्मती वीतरागविषयं वा चित्तं स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा यथाभिमत ध्यानाद् वा परमाणुपरममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः क्षीणवृत्तेरभिजातस्यैव मणेर्गृहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्ततञ्जनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः सङ्कीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्यैवार्थमात्र निर्भासा निर्वितर्का एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता सूक्ष्मविषयत्वञ्चालिङ्गपर्यवसानं ता एव सबीजसमाधिः निर्विचार वैशारद्यध्यात्मप्रसादः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम् अन्य विषया विशेषार्थत्वात् तज्ज संस्कारोऽन्य संस्कार प्रतिबंधी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् निर्बीज समाधिः इति पतंजलि विरचिते योगसूत्रे प्रथमः समाधिपादः द्वितीयोऽध्यायः साधनपादः तपस्वाध्यायेश्वर परिनिधानानि क्रियायोगः समाधिभावनार्थः क्लेशतनुकरणार्थश्च अविद्यास्मिता रागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदराणाम् अनित्याशुच दुःखानात्मसु नित्यशुच सुखात्मख्यातिरविद्या दृग्दर्शनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता सुखानुशयी रागः दुःखानुशयी द्वेषः
स्वरस्वाहि विदिशोऽपि तथा रूढोऽपि निवेशः ते प्रतिप्रसव हेयाः सूक्ष्माः ध्यान हेयाः तद्वृत्तयः क्लेशमूलकर्माशय दृष्टादृष्टजन्मवेदिन्यः सतिमूले तद्विपाको जात्यायोर्भोगाः ते ह्लादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वा परिणामतापसंस्कारदुःखैर्गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं व्यविवेकिनः हेयं दुःखमनागतं दृष्टुदृश्यः संयोगो हेय हेतुः प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यं विशेषाविशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि द्रष्टा दृश्यमात्रशुद्धोऽपि शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् स्वस्वामी शक्त्यः स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः तस्य हेतुरविद्या तदभावात् संयोगाभावो हानं तदृशः कैवल्यं विवेकख्यातिरविप्लवहानोपायः तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा योगांगानुष्ठानात् अश्रुतिक्षय ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोष्टावंगानि अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमाः समयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम् शौच संतोष तपस्वाध्यायेश्वर परिनिधानानि नियमाः वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम् वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोध मोहपूर्वका मृदुमध्यातिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम् अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् अस्तेय प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधः शौचात् स्वांगजुगुप्सा परैरसंसर्गः सत्वशुद्धि सौमनस्यैकाग्रेन्द्रिय जयात्मदर्शन सौम्यत्वानि च सत्वशुद्धि सौमनस्य एकाग्रेन्द्रिय जयात्मदर्शन योग्यत्वानि च संतोषात् अनुत्तम सुखलाभः कायेन्द्रिय सिद्धिरशुद्धि सक्षयात् तपसः स्वाध्यायात् इष्टदेवता संप्रयोगः समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात् स्थिरसुखमासनं प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्यां ततो द्वन्द्वानभिघातः तस्मिन् गति श्वास प्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः बाह्याभ्यंतरस्तंभ वृत्तिर्देशकाल संख्याभिः परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्मः बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः ततः क्षीयते प्रकाशावरणं धारणा च योग्यता मनसः स्वविषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ततः परमावश्यता इंद्रियाणाम् इति पतंजलि विरचिते योगसूत्रे द्वितीय साधन पादः सत्तु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेविता दृढ़ भूमि है। वो जो अभ्यास करना है वो दीर्घकाल नैरंतर्य और सत्कार से सेवित अगर है तो दृढ़ भूमि इस प्रकार का हो जाता है। इसके पहले मैं थोड़ी बहस, आज योग डे है, इसके बारे में थोड़ी करना चाहूँगा। महदिदं प्रमोदस्थानं यद् अद्य बुधवासरः एव वर्तते एवं च अस्माकं योगसूत्र पठनदिनं वर्तते। 21 जून इत्ययं महत्तमः दिवसः, अतः सः योगदिनं भवितुम् अर्हति इति मान्यवरैः प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी इत्येतेभिः सूचितम्। एवं निखिलेपि जगते इदं दिनं योगदिनम् इति नाम्ना खलु उत्साहेन किं क्रियते तस्य सम्पन्नो भवति। भवतु नाम योगशास्त्रस्य महत्त्वं निखिलेपि जगति यत् अङ्गीकृतं तस्य श्रेयः तावत् नरेंद्र मोदी महोदयानामेव। तैः अत्र बहुप्रयासाः विहिताः, अत एव
इदं दिनं योगदिनं नाम्ना प्रचलितोऽभवत् वा प्रचलितः अभवत्। भवतु। तो आयुर्वेद और योग और बाकी भी शास्त्र जो भारत की विशेषता इस प्रकार की रही है। ब्रिटिश ने जब राज किया तो मैकॉले ने एक अभिप्राय दिया था कि अगर भारत पर राज करना है तो यहाँ की शिक्षा पद्धति को नष्ट कर देना चाहिए। यहाँ का गुरुकुल पद्धति से बहुत अच्छा अध्ययन चल रहा था और विदेश से लोग यहाँ सीखने के लिए आते थे। हम संपन्न थे विद्या में इस प्रकार से। तो प्रयत्न पूर्वक और बड़ी होशियारी से ब्रिटिश ने यहाँ की सिस्टम खत्म कर डाली और फिर आयुर्वेद, योग या सभी भारतीय शास्त्रों के लिए ये बड़ा हादसा इस प्रकार का था। स्वातंत्र्य मिलने के बाद इसका पुनरुज्जीवन होना आवश्यक था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत का सपना देख रहे थे और आधुनिक विज्ञान उनको चाहिए था। तो वैद्यक में भी आधुनिक वैद्यक लेना ये उन्होंने जरूरी इस प्रकार का समझा। योग वगैरह की तो कुछ बात नहीं थी, गणित के बारे में भी कुछ बात नहीं थी, चाणक्य के अर्थनीति के बारे में कुछ बात नहीं थी। तो 75 बरस ऐसे ही चले गए। हम भी बीएमएस में आते हैं, वो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होकर आते हैं। हमारे मैं जब आया था तो इंटर साइंस करके आया था। लेकिन प्राचीन भारतीय शास्त्रों का कुछ भी संस्कार हम पर नहीं होता है और नहीं हमें कोई सीखने का अवसर मिलता है। मेरा सौभाग्य रहा कि कोलटकर सर मुझे मिले प्री आयुर्वेद में और फिर मेरे जीवन में पूरा परिवर्तन आ गया और मैंने आयुर्वेद को करियर बनाने का सोच लिया इस प्रकार से और आयुर्वेद में मुझको झोंक दिया खुद को। तो अभी तो पता चलता है कि ये कितना अच्छा शास्त्र है, कितना गंभीर है, अनंत पार इस प्रकार का है। वैसी स्थिति योग की है, लेकिन लो योग को आयुर्वेद के लोगों ने नहीं अपनाया, डॉक्टर्स ने अपनाया, पूरे विश्व भर के डॉक्टर्स ने अपनाया और उन्होंने अपने अपने तरीके से उसका जो पीछे लॉजिक है वो ढूंढने की कोशिश की और जो रिसर्च आज तक चलता आ रहा है वो उसी दिशा से चलता आ रहा है। ये बात निस्संशय है कि उन्होंने कड़ी मेहनत इसके लिए की है और योग को विदेशों में एस्टेब्लिश करना ये काफी मुश्किल इस प्रकार का काम था। तो बीके अयंगार इनका स्मरण इसमें जरूर होना चाहिए कि उन्होंने काफी कोशिश की और पूरे विश्व भर में अब उनके ब्रांचेस बीके अयंगार योग के ब्रांचेस है। वैसे बिहार स्कूल ऑफ योगा, विवेकानंद केंद्र या फिर नासिक का योग विद्यापीठ, विश्वास मंडलिक, घंटाली केंद्र ठाणे में, काफी लोगों ने इसके बारे में, ये जो भी मुझे मालूम है, लेकिन इसके बावजूद भी अन्य भी लोग होंगे जिन्होंने काफी मेहनत की है भारत में या विदेश में योगा का प्रचार प्रसार करने की। और वैसे देखा जाए तो मैं शुरू में ऐसा समझता था कि योग अध्यात्म के लिए है, मुक्ति के लिए है, रोग मुक्ति के लिए योग नहीं। अभी ये थेरापेटिक योग का जो चल रहा है सिलसिला इस प्रकार से, वो गलत है। योग का मूल उद्देश्य जो है वो मोक्ष पाना, सदा दृष्टि स्वरूप अवस्थानम, इस स्थिति को प्राप्त करना ये है। लेकिन जब मैंने व्याधिस्थान संशय प्रमादालस्य वगैरह वगैरह सूत्र देखा तो पहला प्रत्यय व्याधि है और उसको दूर अगर नहीं करेंगे तो योग में आगे मार्गक्रमण नहीं हो सकता। तो निस्संशय ये थेरापेटिक भी है, इसमें संदेह की बात नहीं है। लेकिन जैसे हम दवाइयों से रोग को ठीक करने की कोशिश करते हैं,
उसी प्रकार आसन या प्राणायाम या बाकी चीजों से हम रोगों पर काबू पा सकते हैं और रोग मुक्ति पा सकते हैं। तो ये बात अगर सही है तो क्यों हमें आयुर्वेद और योग को जोड़ना नहीं है? क्योंकि हमारा मकसद तो यही है कि आतुरस्यवादी परिमोक्षः, यह हमारा कर्तव्य इस प्रकार का है। और स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण। अब बात यह है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण के बारे में जो योग की प्रैक्टिस कर रहे हैं देश विदेश में, उनको भी पता नहीं है, क्योंकि उनको स्वस्थ वृत्त या आयुर्वेद के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। तो वो अगर कम से कम आयुर्वेद का स्वस्थ वृत्त सीख गए तो उनके लिए, उनके छात्रों के लिए ये बहुत अच्छा होगा। क्योंकि योग तो वो कर ही रहे हैं, उसके साथ में स्वस्थ वृत्त का पालन सीख जाएंगे तो सचमुच बीमार नहीं होंगे। नहीं तो बहुत सारे योग टीचर्स ऐसे हैं जिनको खुद बीमारियां हैं, और योग यानी कि केवल आसन, योग यानी कि केवल प्राणायाम या कपालभाति भस्त्रिका, इस प्रकार की कल्पना को लेकर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो मुश्किल होगी। यमन नियमों से हमें शुरुआत करनी है, ये बात अभी पूरी तरीके से बताई नहीं जाती कि नहीं जाती इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि मैं जो आयुर्योग की संकल्पना को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ, वो विचार पूर्वक बढ़ रहा हूँ। आयुर्वेद में कुछ कमी है इसलिए योग जोड़ दे रहे हैं, या योग में कुछ कमी है उसको आयुर्वेद में ले ले रहे हैं, ऐसा मत सोचो। हमारे हिसाब में शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोग ये आयु है। और शरीर के बारे में, आहार के बारे में आयुर्वेद में काफी अच्छी जानकारी है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो वो हिस्सा आयुर्वेद से जरूर आएगा। लेकिन ये बुद्धि, मन, अहंकार वगैरह ये सब जो चीजें हैं, उसके बारे में आयुर्वेद में उतनी बहस नहीं है। और प्रैक्टिकल लेवल पर कैसे उतरे, तत्वज्ञान है कि धीरे आत्मादि विज्ञानम मनोदोषोषधम परम। लेकिन ये लोगों में किस प्रकार से उसका प्रचार प्रसार करे, खुद के लिए उसका प्रयोग कैसे करे, इसके बारे में ज्यादा बहस इस प्रकार की नहीं होती है। तो योग का तरीका थोड़ा आसान है क्योंकि उसमें क्रिया है। तो आसन है, आसन सिद्धि होने के बाद प्राणायाम है। और प्राणायाम में एव सर्व प्रशस्यन्ति मला इति आचार्याणां तु केषांचित् अन्यत् कर्म न सम्मतम्। तो दूसरे कुछ करने की जरूरत नहीं है। श्वास प्रश्वास प्रक्रिया हमारे यहाँ ज्यादा बताई नहीं गई है, लेकिन योग में कुंभक के जरिए ये अच्छी तरीके से बताई है। और वैसे कोष्ठ शाखा गति जो आयुर्वेद में बताई गई है, उसके आधार पर प्राणायाम के बारे में सोच सकते हैं। और फिर ये अनूठी इस प्रकार की क्रिया हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है, बहुत सोच समझकर मैंने ये निश्चित कर लिया कि मेरी संहिता केवल आयुर्वेद की संहिता नहीं रहेगी, आयुर्योग संहिता इस प्रकार की रहेगी। और इसलिए जैसे आयुर्वेद ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, उनका कंठस्थीकरण कर रहे हैं, उसी प्रकार से योग सूत्रों का भी कंठस्थीकरण होना जरूरी है। क्योंकि वो जब तक ध्यान में नहीं रहेंगे, स्मृति पथ में नहीं रहेंगे, तब थोड़ी मुश्किल इस प्रकार की होती है। इसलिए शुरू में हम ये दो पाद अभी पढ़ रहे हैं, कंठस्थीकरण कर रहे हैं, लेकिन आगे चलकर पूरा पतंजलि योग सूत्र जो है सभी, वो कंठस्थीकरण के लिए उसके प्रयास करेंगे। और आगे हठ योग प्रतिपिका, घेरंड संहिता वगैरह ये जो ग्रंथ है, उनके बारे में भी कंठस्थीकरण के लिए प्रयास करेंगे। जैसे आयुर्वेद सूत्रों के लिए हम प्रयास करते हैं, अध्याय कंठस्थीकरण करते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी होना है। अब बात रहती है कि उनका अर्थ समझना और प्रैक्टिकल उसका करना, ये दोनों चीजें आवश्यक है। तो अर्थ समझने के लिए ज्यादातर मैंने शुरू में कोशिश की थी, वो व्यास भाष्य को पढ़ने की कोशिश की थी। और कानिटकर शास्त्री करके एक संस्कृत पंडित थे,
उनके पास जाकर हमने, कि मैं और अशोक गानू दोनों जाते थे उनके पास। ये करीबन 15-20 बरस पूर्व की बात है। गानू सर ने तो पूरा आयुष्य योग में अर्पित कर दिया था। दुर्दैव से उनका देहांत हो गया, और एक हमारे लिए अच्छा गुरु जो गानू सर के रूप में था, वो हम खो बैठे। लेकिन बाद में पता चला कि व्यास भाष्य द्वैत पर इस प्रकार का है, और अभी ये कोलटकर की किताब जब पढ़ रहे हैं तो योग अद्वैत पर इस प्रकार का है। और शंकराचार्य ने जिस योग का खंडन किया है वो द्वैत पर योग है, और इसका खंडन तो नहीं हुआ है, ये बाद में हुआ है इस प्रकार से। और कोलटकर ने बहुत सारी कोशिश की है ये सिद्ध करने के लिए कि ये योग अलग है, और शंकराचार्य ने जिसका खंडन किया है वो योग अलग इस प्रकार का है। उसमें से कुछ सूत्र इसमें आए हैं, लेकिन वो पूरा ग्रंथ ही अलग इस प्रकार का है। अब बात ये बनती है कि इसको कैसे समझेंगे। तो कुछ हिंदी भाषांतर भी है, लेकिन ये मराठी का जो भाषांतर है ये सबसे बेहतर इस प्रकार का है। और जिस तरीके से उन्होंने उसके बारे में लॉजिक बताया है वो अनूठा इस प्रकार का है। तो इसलिए इसी को लेकर आगे बढ़ेंगे शुरू में। तो बाद में थोड़ा हिंदी किताब अगर कुछ अलग है उसमें तो देखने की कोशिश इस प्रकार से करेंगे। और मुख्य रूप से इसका प्रैक्टिकल करना। तो हर वैद्य को योगाभ्यास करना ही है। हमने जो आयुर्योग के बारे में 2 वर्कशॉप्स लिए, उसमें ये बात स्पष्ट हो गई कि एक कोर टीम हमारी बननी चाहिए कि जो निश्चित रूप से इसमें सहभाग लेंगे और खुद नियमित योगाभ्यास करेंगे, अपने मरीजों में उसके बारे में जानकारी देते रहेंगे, उनसे करवाते रहेंगे। औषधि दवा देना है तो वो तो कर ही रहे हैं, उसमें कोई संदेह की बात नहीं, वो तो चलता ही रहेगा। लेकिन सिर्फ आयुर्वेद औषधियों के जरिए काम नहीं करना है, आयुर्योग के जरिए काम करना है, ये मकसद लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो अगले 4-5 बरस में जैसे मेरी आयुर्योग संहिता पूरी होगी तो काफी जानकारी उसमें किस प्रकार से आनी है, क्या करने हैं। आयुर्वेद में भी मुझे बहुत सारी बातें बतानी है कि लाइफस्टाइल पूरी चेंज हो गई है, जीवन शैली जो है वो क्या क्या परिवर्तन आए हैं, उसमें से मार्ग कैसे निकाले, सुबह जल्दी उठना है, रात में जल्दी सोना है, वगैरह वगैरह के बारे में। और खास करके आहार के बारे में क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे पदार्थ विदेश से आकर यहाँ पे रूढ़ हो गए हैं, उनके बारे में कैसे सोचना है। कैंसर जैसे रोग बहुत तेजी से बढ़ रही है, उनके बारे में कैसे करना है। तो उसका निदान पंचक बताने की कोशिश करना, उसके लिए चिकित्सा सूत्र, चिकित्सा योग बताने की कोशिश करना, वगैरह वगैरह, ये सभी बातें है ही। लेकिन इसके अलावा इसमें योग में भी हम क्या कर सकते हैं, ये भी मुझे सोचना है। और ये मूल ग्रंथों के आधार पर सोचना है। मैं जो भी कुछ कुछ करना चाहता हूँ वो मूल ग्रंथों के आधार पर ही करना चाहता हूँ, ये निस्संदेह इस प्रकार की बात है। तो इसलिए इनका पठन, उनको समझने की कोशिश ये निरंतर चलती रहेगी। मूल योग सूत्र जो है, पतंजलि योग सूत्र हो, हठ योग प्रतिपिका हो, घैरण्य संहिता हो, या शिव स्वरोदय वगैरह इस प्रकार के कुछ ग्रंथ हो, तो उनको समझने की कोशिश करते रहना, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और उसको प्रैक्टिकल में कैसे लाएंगे, सिर्फ समझना एक अलग बात है, और प्रत्यक्ष मरीजों में उसको उतार पाना ये एक अलग बात है। तो जो हमने क्वेश्चनर बनाई है हिस्ट्री लेने के लिए, उसमें हम परिवर्तन करना चाहते हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से तो वो काफी अच्छा है, लेकिन योग की दृष्टि से खास करके मानस भाव परीक्षण के बारे में जो मुद्दे हैं उनको भली भांति एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे, उसमें थोड़ा परिवर्तन लाएंगे, और उसके आधार पर डायरेक्ट योग का प्रिस्क्रिप्शन दे पाएंगे, ये एक बात मुझे करनी है। तो उस दिशा से हम प्रयास कर रहे हैं।
दूसरी चीज ऐसी है कि उपनिषदों में पंचकोश की कल्पना बताई गई है, और ये पंचकोश की कल्पना के बारे में योग के द्वारा सोच सकते हैं। आयुर्वेद के द्वारा थोड़ा सोचना डिफिकल्ट है, डायरेक्ट रिलेशनशिप लगाना, लेकिन योग के द्वारा सोच सकते हैं। और फिर आयुर्योग में इसका एक अलग महत्व इस प्रकार का रहेगा। वैसे षट चक्र वगैरह का भी रोल इसमें है, वो एक और अलग बात इस प्रकार की हो जाएगी। तो इनको कैसे इसमें समाविष्ट करें और अपने डेली प्रैक्टिस में इसको कैसे समाविष्ट करें, ये एक बात सोचने की इस प्रकार की है। मेरा मकसद है वैश्विक स्वस्थ समाज। जो उद्दिष्ट है वो वैश्विक स्वस्थ समाज इस प्रकार का है। अब भारत में भी योग और आयुर्वेद दोनों प्रचलन में नहीं है, बाकी बात छोड़ो। विदेशों में योग है लेकिन आयुर्वेद में आयुर्वेद नहीं है, और योग भी मूल रूप से नहीं है। केवल आसन और प्राणायाम, ज्यादातर आसन में ही लोग अटके हुए इस प्रकार के हैं। तो योग के जरिए भी काफी अन्य चीजें लोगों तक पहुंचानी है। आयुर्वेद के लिए तो बहुत सारा कुछ पहुंचाना है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस प्रकार की है। तो मैं मानता हूं कि आयुर्योग संहिता जो बनेगी वो हमारे वैद्य पहले उसको सीखने की, उसका प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी उठाते हैं। और खास करके जो विदेशों में जाने वाले लोग हैं उनकी जिम्मेदारी और भी एक है कि योग के टीचर्स को संपर्क करना, उनसे संपर्क करना, और उनको आयुर्योग की संकल्पना के बारे में बताना, आयुर्वेद के स्वस्थ वृत्त के बारे में बताना, ताकि वो अपना स्वास्थ्य समझ सके। और फिर बाकी लोगों में भी इसका प्रचार प्रसार करेंगे तो सभी समाज स्वस्थ होने में मदद होगी। अब वैसे रोगी तो हमें मिलने ही वाले हैं, भारत में भी मिलने वाले हैं और परदेश में भी मिलने वाले हैं। अब भारत में तो हमारे लिए पूरी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति उपलब्ध है। खास करके पंचकर्म और रसशास्त्र, जो इमरजेंसी में उपयोग में आने वाली इस प्रकार की चीज है। मुझे कल बहुत ही बड़ा दुख हुआ कि विनोद डोंबरे का देहांत हो गया। वास्तविक में वो और उसकी पत्नी मेरे पास 5 दिन पूर्व आए थे, और उस समय में ये सीने में दर्द हो रहा था, बेचैनी थी इस प्रकार से, लेकिन उदावरत जैसे लक्षण थे। फिर भी हमने ईसीजी करवाया, ईसीजी नॉर्मल था। और उदावरत के लक्षण के हिसाब से दवाइयां दी थी। हृदय के लिए भी बृहस्पति चिंतामणि लक्ष्मी विलास से भी चल रही थी दवाइयां। बुखार था, बुखार मिट गया, सीआरपी ज्यादा बढ़ गया था वगैरह इस प्रकार से। और हमारा संपर्क फोन पे था, वो आज दिखाने के लिए आने वाला था। और फिर अचानक कल मुझे भी मालूम नहीं, पता नहीं चला कि अचानक देहांत कैसे हो गया। अब जानकारी आगे आएगी अगले हफ्ते में, या इस प्रकार से क्या हुआ एक्चुअली इस प्रकार से। लेकिन ये बहुत ही बड़ा हादसा है। इतनी युवावस्था में किसी एक वैद्य की इस प्रकार की मृत्यु होना, तो ये बहुत ही दुखद इस प्रकार की बात है। तो हम ईसीजी नॉर्मल है, इसके आधार पर हृदय के बारे में और कुछ सोचना नहीं है, ऐसा कहेंगे का नहीं कहेंगे। मैंने होमोसिस्टिन B12 भी कराने के लिए बात कही थी। मालूम नहीं वो रिजल्ट्स आए थे या उन्होंने शेयर किए नहीं किए, लेकिन शायद आज शेयर करने वाले थे, लेकिन कल ही मौत हो गई। तो इस प्रकार की बीमारियां, हृदरोग जैसी बीमारियां, शायद ये डीवीटी का भी असर हो सकता है, मालूम नहीं है, क्योंकि पिछले एक बार उसको डीवीटी हुआ था काफी बरस पहले। उस समय मेरी ही ट्रीटमेंट चली थी और फिर वो पूरी तरीके से उसमें से बाहर निकल आया था, ठीक हो गया था। बाद में इन्वेस्टिगेशंस में डीवीटी का कुछ नहीं रहा था।
लेकिन ये अगर टेंडेंसी है, अभी हमारी बात भी हुई थी कि डीबीटी शायद हो सकता है क्या, उसके लिए इन्वेस्टिगेशंस करनी है क्या इस प्रकार से। लेकिन फिलहाल अब उसके बारे में तो सोचने से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। होमोसिस्टिन का जो है वो सर्कुलेशन से बताते हैं। B12 की कमी है तो होमोसिस्टिन बढ़ जाता है, B12 नॉर्मल लेवल पे आता है तो होमोसिस्टिन कम हो जाता है। ये काफी मरीजों में देखा है। लेकिन ये नया अभी आ रहा है होमोसिस्टिन का परीक्षण। और कोलेस्ट्रॉल जैसे चेक करते हैं, कोलेस्ट्रॉल के बारे में थोड़ी सी चीज ऐसी है कि हाई कोलेस्ट्रॉल बहुत सारे लोगों में रहता है, लेकिन उनमें हार्ट अटैक होता ही है, ऐसी भी नहीं नेमत है। और एलोपैथी में अभी जितनी बहस एंजियोग्राफी के लिए करते हैं उतनी बहस होमोसिस्टिन या कोलेस्ट्रॉल के बारे में नहीं की जाती। ये अलग मुद्दा इस प्रकार का है। आखिर एक मुद्दा रहता है दैव जो है, पता नहीं चलता। और अचानक इस प्रकार से हादसे होते हैं, जबकि वो सुधर रहा था और फिर अचानक मौत हो गई। ये थोड़ा मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा है कि मुझे जजमेंट कैसे नहीं आया कि ये अचानक सीरियस टर्न ले लेगा इस प्रकार से। तो वास्तव में सभी सिम्टम्स के हिसाब से वो सुधर रहा था, ऐसी कोई आपत्ति नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा, ऐसा 1% भी मैंने सोचा नहीं था इस प्रकार से। अगर सोचता तो शायद एडमिट करते और इन्वेस्टिगेशंस कराते। उसके बावजूद भी क्या होता है एक अलग बात है, लेकिन हमने प्रयास किया, ये तो बात होगी। लेकिन इसने किया था और बाकी जो इन्वेस्टिगेशंस किए थे वो शायद मेरे पास एम्बोलिज्म परहैप्स वही शायद लगता है कि इतनी सडन डेथ एम्बोलिज्म के बगैर नहीं होगी इस प्रकार से। तो हम सभी को बहुत ही सजग होना है। उसके कारण हुए थे, वो कहीं अटैच था उत्तर प्रदेश या ऐसे कई जगह में, और 10 दिन के लिए गया था, वहां रुकना पड़ा, फिर खाना पीना बदल गया, स्ट्रेस बहुत था क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस चल रही थी, फोन पे प्रैक्टिस कर रहा था इस प्रकार से। और इसका नतीजा मैंने सोचा कि ठीक है, बुखार आ गया है, उदावरत है, बाकी चीजें है, ये तो मैनेज होनी चाहिए। और मैनेज हो रही थी। लेकिन फिर भी ये अचानक इस प्रकार से हादसा होना, ये बहुत बड़ा सदमा इस प्रकार का है। तो ऐसे हालात में अगर मन के ऊपर नियंत्रण रखना है, स्ट्रेस रिलीव होना है, तो योग ही अच्छा मार्ग है। धीरेन्द्र विज्ञानम, ये कैसे समझेंगे, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ये बड़ी आपत्ति इस प्रकार की है। लेकिन रोजाना योग इस प्रकार का अगर हम करते हैं, हमारे दृष्टि से निदान रुद्रोग ही होगा शायद, उदावर्त या रुद्रोग इस प्रकार से, उदावर्त में रुद्रोग, ये बात हो सकती है। और इस प्रकार से हाथ से आगे न हो, इसमें कैसे सुरक्षितता करनी है, ये देखना चाहिए इस प्रकार से। और केवल एलोपैथी पर भी निर्भर नहीं रह सकते, ये तो भी एक बात है। असिम्प्टोमेटिक ब्लॉकेज एंड अंजाना में भी नॉर्मल सीजी मिलता है, ठीक है। तो शायद ट्रोपोनिन वगैरह इस प्रकार के कुछ टेस्ट करते तो मालूम नहीं इस प्रकार से। लेकिन जजमेंट आना सबसे आम मुद्दा है, चाहे एलोपैथिक हो चाहे रिवेज हो, किसी भी तरीके से। अगर दैव ही प्रतिकूल है तो शायद निदान नहीं हो पाता, ऐसा होता है, या गंभीरता समझ में नहीं आती, इस प्रकार की बात होती है। और फिर इस प्रकार से हादसे होते रहते हैं। और बस यही समझना है कि ठीक है, इसका समय आ गया। आगे वाले लोगों के बारे में कैसे सोचेंगे, ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। तो मुझे लगता है कि सभी समाज को
योग प्रैक्टिस करनी है, खास करके मन पर नियंत्रण पाने के लिए, स्ट्रेस पर नियंत्रण पाने के लिए, क्रोध पर नियंत्रण पाने के लिए, ये बहुत जरूरी इस प्रकार का होगा। तो शायद ये कैंसर, हृदरोग, इस प्रकार के एक्यूट कंडीशंस में हम कुछ कर पाएंगे। तो मेरा इस ग्रुप में सुझाव है कि हम सभी को, मैं तो कर ही रहा हूं, हम सभी को नियमित रूप से योग करना ही है, उसके लिए समय निकालना ही है। ऐसा नहीं कहना कि मेरी बहुत हेक्टिक लाइफ शेड्यूल है, मुझे समय नहीं है वगैरह वगैरह, ये सब फिजूल बातें हैं। जब हम निश्चय कर लेंगे तो जरूर समय निकालेंगे, और समय निकालेंगे तो इस प्रकार से हाथ से नहीं होंगे। तो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंगर वगैरह सभी से हमें बच के रहना है, और शायद योग उसके लिए अच्छा इस प्रकार का है। तो पूरे वैश्विक समाज के लिए स्वास्थ्य अगर हम चाहते हैं तो आयुर्वेद और योग दोनों साथ में चलने चाहिए। आयुर्वेद का स्वस्थ वृत्त खास करके, उसमें भी सद्वृत्त है, वो किस प्रकार से हम प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करेंगे, ये एक बात इस प्रकार की रहेगी। और योग का निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो ये जो कोष्ठ शाखा गति है दोषों की, कि हृदय, ये जो प्रधान मर्म इस प्रकार का है, प्राणायतन है, उसको कैसे बचा के रखना है, वहां से दोष कोष्ठ में आकर बाहर कैसे निकल जाए, इसके बारे में सोचना जरूरी इस प्रकार का होगा। तो हम आगे वाली पीढ़ी को, इसके आगे जो है उनको बचा पाएंगे। योग का कोई स्पेसिफिक प्रोटोकॉल आप फॉलो कर रहे हैं, या हर वैद्य ने अपने हिसाब से बनाना है? Sudden death usually due to cardiac arrest rather than MI. हाँ, लेकिन उसकी वजह क्या हो गई, ये तो थोड़ा देखना पड़ेगा। वास्तव में ऐसा है कि अच्छे गुरु की आवश्यकता है इन दोनों के लिए, आयुर्वेद के लिए भी और योग के लिए भी। अच्छा गुरु किसको कहेंगे, ये बड़ी मुश्किल बात इस प्रकार की है। तो मैं तो अभी निसार शेख के अनुसार योग कर रहा हूँ, उसने जो बताया है उसके अनुसार कर रहा हूँ। लेकिन जैसे हम पढ़ते जाएंगे मूल योग सूत्रों को, वैसे हमारी भी बातें कुछ समझ में आएगी। इसमें जो एक अहम मुद्दा इंटरप्रिटेशन का है, कि सूत्र क्या कह रहे हैं, किन किन लोगों में सूत्र के बारे में क्या क्या बहस की है, क्या क्या जानकारी दी है, किस तरीके से उसका विवरण किया है, यह एक अलग बात इस प्रकार की होती है। और हम खुद समझने की कोशिश करते हैं, खास करके संस्कृत के आधार पर और अपने प्रैक्टिकल के आधार पर। खास करके ये पंचकोश के बारे में उसकी एक अलग सोच है निसार शेख की, काफी अच्छी है। तो उसके आधार पर हम कुछ आयुर्वेदीय निदान कर पाए कि ये अन्नमय कोश में बिगाड़ है, प्राणमय कोश में बिगाड़ है, इस प्रकार से। चक्र हीलिंग मेडिटेशन, सुपर, ओके। लेकिन चक्रों के बारे में भी जानकारी पाना, ये इस प्रकार का काम है। वैसे योग में हम किन किन चीजों को लेने की कोशिश करेंगे, क्रिया योग और आयुर्वेद का पंचकर्म, इसमें अंतर है, लेकिन उसके बारे में भी थोड़ा समझ सकते हैं। और जिस तरीके से हमें
योग में प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए, समझने की कोशिश करते रहनी चाहिए। तो मैं मूल सूत्रों का ही आधार लेना चाहता हूँ, जो भाषांतर वगैरह इस प्रकार के है, या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पर किसी ने कुछ लिखा है इस प्रकार से। वैसे आयंगार के भी किताबें है, बाकी लोगों की भी किताबें इस प्रकार की है, या इन किताबों पर, मूल ग्रंथों पर लोगों की काफी बहस, विवेकानंद का भी विवेचन है इसके बारे में। तो एक अलग बात है उसको समझने की कोशिश करना इस प्रकार। वैसे हम कोलटकर सर का विवरण देख रहे हैं इस प्रकार से, लेकिन बात यह है किसको क्या भाता है और किसको किस प्रकार से बातें समझ में आती है, ये एक अलग दृष्टिकोण होगा। और अगर हम आयुर्वेद की दृष्टि से योग को देखने की कोशिश करेंगे तो एक अलग माहौल बनता है, और इस प्रकार का प्रयास बहुत कम किया है। निसार शेख एक है उसमें से कि जिसने आयुर्वेद की दृष्टि से योग को देखने का प्रयास किया है। गानू सर भी काफी परिचित हो गए थे आयुर्वेद से, लेकिन उनका मूल ग्रंथों का अध्ययन नहीं था आयुर्वेद के, लेकिन वो समर्पित थे योग में। तो इस प्रकार से अगर कोई समर्पित व्यक्तिमत्व हो तो उनकी सहायता जरूर इस प्रकार से लेनी है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमें भली भांति आयुर्वेद और योग इन दोनों को आगे बढ़ाना है। अभी दिन हफ्ते में एक ही बार हम योग कर रहे हैं। अब ये भी बड़ा मुश्किल मामला है कि क्या क्या पढ़े। वैसे हम पहले हफ्ते में 3 दिन पढ़ रहे थे, अभी हफ्ते में 6 दिन करते हैं। और आयुर्वेद के काफी ग्रंथ ले लिए हमने, फिर भी काफी बाकी है। और मैं समझता हूँ कि एक बार फिर से सुश्रुत संहिता पढ़नी है, क्योंकि उसको पढ़े हुए बहुत साल हो गए। और वैसे अष्टांग संग्रह भी कम से कम सूत्र स्थान, ये बढ़िया इस प्रकार का है। काफी दोष धातु के बारे में उसमें अच्छी बहस की गई है, अलग सूत्र है, कहाँ से लिए मालूम नहीं है, लेकिन काफी अलग सूत्र अष्टांग संग्रह में लिए गए हैं, जो अष्टांग हृदय में नहीं पाए जाते हैं। तो वो भी एक अलग बात है। इसमें जो अवेलेबल टेक्स्ट है इसमें काफी गलतियां भी है। अदा आठवले ने जो किताब पब्लिश की थी, जो हमने त्रिस्कंद कोश में प्रयोग की थी, उसमें बहुत सारी गलतियां थी। अब ये चौखंबा वगैरह के अष्टांग संग्रह की किताब आ गई है। तो वो एक बार देखनी चाहिए। तो फिर से मैं चाहता हूँ कि अष्टांग संग्रह का कम से कम सूत्र स्थान, सुश्रुत संहिता पूरी, ये अभी चरक का जो चल रहा है शनिवार को, हम 24 अध्याय तक जाना चाहते हैं, अभी तो 7वें अध्याय में आके है। और मैंने सोचा था कि फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए ये अच्छा रहे, लेकिन हुआ नहीं। जब मैं बोला आरंभ करता हूँ तो केवल फर्स्ट ईयर छात्रों के लिए मैंने नहीं बोलता, बल्कि वैद्यों के लिए ही बोलता हूँ, प्रैक्टिशनर्स के लिए ही बोलता हूँ इस प्रकार से। तो ये थोड़ा मुश्किल मामला इस प्रकार का है, लेकिन अगर करेंगे तो अच्छा रहेगा। कोई दूसरी व्यक्ति इसमें से सारांश लेकर फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए कुछ बताए तो अच्छा रहेगा। पोस्ट कोविड एरा अर्ली एज डेथ राइज इन इज एविडेंट। ये भी बात सही है। अभी कल ही एक पेशेंट बता रहा था कि ऑन्कोलॉजिस्ट का ये कहना है कि पोस्ट कोविड वैक्सीनेशन, पोस्ट वैक्सीनेशन कैंसर के पेशेंट की संख्या बहुत बढ़ गई है। ये एलोपैथिक ऑन्कोलॉजिस्ट कह रहा है। तो ये भी एक अलग मुद्दा रहेगा कि पोस्ट वैक्सीनेशन कैंसर पेशेंट की संख्या बढ़ रही है। वैसे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स की भी बढ़ रही है, लेकिन उसका भी एविडेंस चाहिए अभी हमें इस प्रकार से। तो वैसे सीखने लायक चीजें बहुत सारी है।
उसमें संदेह की बात नहीं है। ज्यादा टेक्स्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे तो टेक्स्ट में गहराई में नहीं जा पाएंगे, और गहराई में जाएंगे तो ज्यादा टेक्स्ट कवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा टेक्स्ट पढ़ने के बजाय टेक्स्ट की गहराई में जाना अच्छा उचित होगा। वैसे महाप्रकाश निघंटु ले लिया, वैसे बाकी भी शालिग्राम निघंटु वगैरह इस प्रकार के अन्य निघंटु है, तो उनको भी पढ़ना चाहिए। लेकिन ज्यादातर विरुक्ति होगी, पुनरुक्ति होगी, कुछ मुद्दे मिलेंगे। तो शायद कोई इस प्रकार की तैयारी करे कि निघंटु पढ़े, और इस निघंटु में भाव प्रकाश से ये अलग मुद्दे हैं उतना ही बताए। चाहे ये थोड़ा सा उसमें पहले काम करना पड़ेगा और फिर वो बता सकेंगे इस प्रकार के। तो मैं चाहता हूं कि आप में से भी लोग तैयार हो जाए। Pfizer and Moderna vaccines are now known to trigger oncogenes. तो ये काफी बड़ा मामला है, तो हमें जनरल इम्यूनिटी की तरफ ही ध्यान देना है। और जनरल इम्यूनिटी के लिए हमारी लाइफस्टाइल अच्छी होनी चाहिए, हमारे खाने पीने की आदतें अच्छी होनी चाहिए, नैसर्गिक खाना खाना चाहिए, और नियमित रूप से योग और व्यायाम करना है, तभी हमारी जनरल इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। लोगों को नियमों का पालन नहीं करना है, जो भी कुछ बीमारियां हो उसके लिए दवा लेना बस हमारा कर्तव्य हो गया, इस प्रकार से लोग मान रहे हैं। तो इन मानसिकता से कैसे छुड़ाए? एवियन ऑल्सो इन एज ग्रुप अबाउट 30 to 40 years आफ्टर कोविड। ओके। तो काफी दुष्परिणाम इससे निकल आ रहे हैं, और ये बढ़ता ही जाएगा क्योंकि नेचुरल इम्यूनिटी कम हो गई। ये सबसे अहम मुद्दा है। हमारी जो नैसर्गिक प्रतिकार क्षमता होनी चाहिए थी वो बहुत कम हो गई है, और फिर दोनों प्रकार की बीमारियां की जो इन्फेक्शियस है या एक से दूसरे को फैलने वाली है, या नॉन कम्युनिकेबल है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, दोनों प्रकार की बीमारियां बढ़ती जा रही है इस प्रकार से। ऑटोइम्यून आर्थराइटिस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया ऑल्सो। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है, इसमें जो एक भीति का माहौल खड़ा कर दिया पूरे विश्व भर में, ये तो बड़ी साजिश ही थी। लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़े, उनको एंटीबायोटिक देने की जरूरत पड़े, वैक्सीनेशन लेने की जरूरत पड़े, वगैरह वगैरह, इस प्रकार के लिए भीति का माहौल खड़ा कर दिया इस प्रकार। उससे जो ओजो क्षय हुआ ये काफी खतरनाक है। आर्थिक नुकसान बहुत सारे लोगों का हो गया कि आमदनी पूरी मिट गई इस प्रकार से उसमें से बाहर निकलना काफी मुश्किल इस प्रकार का हो गया। और फिर कुटुंब में अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है परिवार में तो वो भी अगर जो कर्ता पुरुष है उसी की डेथ हो गई है तो और भी मुसीबत का मामला इस प्रकार का है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना है। और यह जो स्ट्रैटेजी चल रही है फियर साइकोसिस की, एलोपैथी की, कि लोगों को घबराना और ये ट्रीटमेंट लेने के लिए उनको जबरदस्ती करवाना इस प्रकार से, ये मूलतः ही गलत इस प्रकार की नीति है। लेकिन पूरा समाज इसके लपेट में आ गया है और भुगत रहा है इस प्रकार से। तो इसमें से बाहर निकलना है तो पॉजिटिविटी हमें होनी चाहिए। और इसमें एक अहम मुद्दा ये रहेगा कि आयुर्योग को आगे लेकर बढ़ेंगे, खाने पीने के बारे में सजग रहेंगे, दिनचर्या के बारे में सजग रहेंगे। सुइसाइड टेंडेंसीज
in current era is very much increased. तो सभी तरीके से नुकसान हुआ है और इसके बारे में कोई बहस नहीं हो रही कि ये ऐसे ऐसे इस प्रकार के हुए हैं और इसमें से बाहर अगर निकलना है तो क्या करना है, नेचुरल इम्युनिटी के बारे में जिक्र करना है। मैं गुंतवणूक आरोग्यातली या निवेश आरोग्य में ये चला रहा हूँ अब 168 था आज का इंसिडेंट था जो वो, और परिवार में निवेश ये बात बता रहा हूँ। तो ये भी एक अहम मुद्दा है। अगर विश्वास का वातावरण है घर में, प्रेम है, तो सुसाइड नहीं होंगे। लेकिन विश्वास का वातावरण अगर नहीं है, बच्चा लोगों को नहीं कह सकता है या बाप अपने बेटों से नहीं कह सकता है कि मुझे इस प्रकार का टेंशन है वगैरह वगैरह, इस प्रकार से इसमें से बाहर कैसे निकलेंगे वगैरह वगैरह बारे में, तो सुइसाइडल टेंडेंसी रहेगी। तो एक निराशाजनक परिस्थिति इस प्रकार की हो जाती है तब ये सुइसाइडल असमर्थता भयंकराणाम या अग्र संग्रह चरक का। तो मैं चाहता हूं कि इस प्रकार के आयुर्वेद के और योग के दोनों को सूत्रों को लेकर प्रैक्टिकल लेवल पे कैसे उसके बारे में सोचना है, क्या करना है इसके बारे में, ये अगर हम भली भांति सोच पाएंगे स्वास्थ्य के लिए या रोग मुक्ति के लिए, दोनों के लिए इस प्रकार से, तो फिर हम स्वस्थ समाज की तरफ मुड़ पाएंगे। इनकम एंड एक्सपेंसेस ह्यूज डिफरेंसेस, रिलेशनशिप इश्यूज, टू मेजर रीजंस, ये भी सही है। और भारत में आर्थिक वैषम्य बहुत ही ज्यादा है, सभी विश्व भर में भी है लेकिन भारत में तो बहुत ज्यादा है। जो कुछ संपत्ति है वो चंद लोगों के हाथ में है और बाकी सब लोग झगड़ा कर रहे हैं दारिद्र्य से इस प्रकार से। कब कैसे बाहर निकलेंगे मालूम नहीं है इस प्रकार से। भारत एक संपन्न देश था जब ये प्राचीन भारतीय शास्त्र प्रचलन में थे, गई वो संपन्नता, सभी ब्रिटिश वगैरह ने सभी ने लूट लिया भारत को इस प्रकार से। अभी फिर से उस स्थिति को हम प्राप्त कर सकते हैं, इसमें संदेह की बात नहीं है, लेकिन ये काफी बातों पर निर्भर है, किसी एक चीज पर निर्भर नहीं है। तो अर्थनीति किस प्रकार की होनी चाहिए वगैरह वगैरह से कस्बे के बारे में सोचना है। करप्शन ये तो है ही बात एक प्रकार की। और यथा राजा तथा प्रजा, हमारी जो इलेक्शन सिस्टम है उसमें टिकट उसी को दिया जाता है जिसमें काबिलियत है यशस्वी होने की, और ये काबिलियत पैसों के आधार पर होती है। बड़े आश्चर्य की बात है, कोट्यवधि रुपए लोग घर में रखते हैं। क्या करते हैं उसका। तो अभी कैपिटेशन फी वगैरह के जरिए शिक्षा मिल रही है, ये भी एक अहम कारण है करप्शन का। विद्या अर्जन होना चाहिए, गुरु से विद्या सीखनी है, पैसों की क्या जरूरत है वहां। अपने अपने काबिलियत के अनुसार गुरु दक्षिणा दे दे, ठीक है, उससे गुरु भी संतुष्ट होना चाहिए। और अच्छे गुरु है तो उनको मिलता रहेगा, उनके जीवन के लिए, जीवन यात्रा के लिए पर्याप्त मिलता रहेगा इस प्रकार। तो ये अभी राजकारणी लोग शिक्षा क्षेत्र में घुस गए, शिक्षण सम्राट बन गए इसमें इस प्रकार से, और कैपिटेशन लेके फिर बड़े पैमाने पर ये धंधा शुरू हो गया शिक्षा का इस प्रकार। खेती में घुस गए और खेती नष्ट करके एने करके प्लॉट बना के बेचना, ये काम शुरू हो गया इस प्रकार से। तो जहां जहां राजकारणी लोग घुस गए हैं उस क्षेत्र का उन्होंने पूरा सत्यानाश कर दिया है। तो ये गंभीरता से सोचने की इस प्रकार की बात है कि कैसे हम इसमें से बाहर निकलेंगे।
और आगे कैसे बढ़ेंगे। भारत को भारत के आकाओं यही ने लूटा और लूटते ही जा रहे हैं। दूसरे तो है ही गैर, वो भला क्यों ना फायदा उठाएंगे। अभी भी एक मानना है कि शिवाजी महाराज जैसे शासक दीर्घकाल होते तो भारत का नक्शा बदल जाता, ये ब्रिटिश यहाँ पांव भी नहीं रख पाते, लेकिन नहीं हुआ। और शिवाजी महाराज को मुसलमान भी मानते हैं, ये भी एक अलग बात इस प्रकार की है। तो उनका शासन बहुत ही अच्छा इस प्रकार का था। तो उसके बारे में बहस होनी चाहिए, वो किस प्रकार से कर रहे थे वो सिखाने में आना चाहिए। हम राम राज्य की बात कहते हैं, लेकिन राजनीति में ये सभी बातें नहीं सिखाई जाती, जो हमें सीखना है वो नहीं सिखाया जाता इस प्रकार से। तो यथा राजा तथा प्रजा, मनुस्मृति में एक श्लोक आया है। कालो वा कारणम राज्ञः, राजा वा काल कारणम। काल राजा का कारण है या राजा काल का कारण है, इति संशयो महाभूत राजा काल से कारण। इसमें संदेह होने की कोई भी बात नहीं है, राजा ही काल का कारण है। हम कलयुग कलयुग करके बता रहे हैं, लेकिन जो शासक इस प्रकार के कलयुग में हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, पूरे विश्व भर के लिए भी यही स्थिति है। तो यही मूल कारण है। कई व्यक्ति भी फेल है और उनके इंग्लिश मीडियम स्कूल है। क्योंकि वो धंधा है। स्कूल चलाना ये धंधा है, मंदिर बनाना ये धंधा है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि लोगों की भाविकता का फायदा उठाते हुए लोग मंदिर किस प्रकार से चंदा इकट्ठा करते हैं, कितना चंदा इकट्ठा करते हैं और क्या करते हैं उसका आगे। तो जो भी पैसा आता है उसका सही विनियोग होना चाहिए, सभी के लिए वो जाना चाहिए। अंग्रेज छोड़कर गए थे, उस समय की अर्थव्यवस्था इतनी प्यारी थी कि रुपया और डॉलर बराबर था। इसमें काफी मुद्दे हैं, निर्यात और आयात, इसके बारे में भी सोचना पड़ता है। और रुपयों का अवमूल्यन करा गया कि उसकी आवश्यकता थी, इसलिए अवमूल्यन करा दिया। अब तो इतना वो नीचे चला गया है कि उसको सुधारने के लिए जीडीपी वगैरह की बात की जाती है, लेकिन जीडीपी फिर भी एक माया जाल है। तो मैं समझता हूँ कि सभी के बारे में सोचना है, हमें अर्थनीति के बारे में सोचना है, राजनीति के बारे में सोचना है, और ये पूरे भारत में इसकी शिक्षा, इसका अभियान चलना चाहिए। जो हमारे लिए आदर्श है वो कैसे हम लोगों को सिखाएंगे, उसको प्रैक्टिकल में कैसे लाएंगे, ये बात सही है। अब हमारा तो क्षेत्र वैद्यक का है, तो उसमें हमें क्या करना है इसके बारे में सोचना जरूरी इस प्रकार का होगा। अभी ये हरीश पाटणकर ने कुछ शुरू कर दिया, एमबीबीएस छात्र भी उसमें शामिल हो गए, ये थोड़ी अजीब बात है। 7 विद्यार्थियों का इस प्रकार का गुरुकुल चला रहा है, लेकिन मूल ग्रंथों का अध्यापन हरीश पाटणकर नहीं करता। तो इसमें अगर मूल ग्रंथों का अध्यापन हो, चाहे एमबीबीएस के छात्र हो चाहे बीएचएमएस के छात्र आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन बीएमएस छात्रों को भी पढ़ाना चाहिए। केम पढ़े केईएम पीडीई लिखे लोग अच्छा मिनिस्टर बन जाते हैं, जहां उनको एजुकेशन खुद चाहिए, वही उसके ठेकेदार बने हुए हैं। तो ऐसे में एजुकेशन कैसे अच्छा होता। जिनको समझ में आ रहा है वो तो कुछ करे। तो ठीक है, ये बहस चलती रहेगी। आज यहीं पे रुकते हैं, पतंजलि को एक बार प्रणाम करते हैं, और
एक थोड़ा तो मेरे ख्याल में ओंकार का जाप तो कर लेते हैं, फिर आगे सोचेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस ग्रीष्म संक्रांति दक्षिणायन का प्रारंभ। कहा आप सबको महत्वपूर्ण दिवस पर मेरी तरफ से सादर प्रणाम। एमबीबीएस से छात्र स्पेसिफिक पर्पज से प्लांट किए गए हैं, ऐसा सुनने में आया है, ताकि आयुर्वेद को समझकर उस पर कैसे हावी हो जाए ये नीति बनाने हेतु किया गया है। मालूम नहीं है क्या है। विदेश में यह प्रयोग होता आ रहा है एक्यूपंक्चर के लिए। सेकंड एमबीबीएस के बाद छुट्टी के कालावधि में जर्मनी में एक्यूपंक्चर के क्लासेस चलते हैं 2 महीने के लिए। तो उस प्रकार से आयुर्वेद में भी इसमें इंट्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन ये जो पढ़ाने वाले हैं ये बहुत अच्छे होने चाहिए, नहीं तो ये सब फिजूल बातें इस प्रकार की हो जाएगी और जो हमारा मकसद है वो साध्य नहीं होगा इस प्रकार से। ठीक है, आज रुकते हैं, कल आगे बढ़ेंगे।